माफिया अतीक अहमद के बेटे असद के एनकाउंटर के बाद पूरे देश में यूपी एसटीएफ की चर्चा है। सबके मन में सवाल है कि असद कैसे एसटीएफ को मिला, कैसे मारा गया, उस समय क्या हुआ। हमारे साथ यूपी एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश हैं। ये लोगों के मन में बहुत तरह की बातें आ रही हैं कि जो 24 फरवरी से असद फरार हुआ था उमेश पाल की हत्या के बाद प्रयागराज में, वो आखिर 13 अप्रैल को एसटीएफ को कैसे मिला। ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे लगातार एसटीएफ लगी हुई थी और बड़ी कड़ी मेहनत के बाद ये वन ऑफ द फ्यू ऑपरेशन है जिसमें एसटीएफ ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। एसटीएफ की सभी टीमें यही काम कर रही थी। इस घटना से रिलेटेड जो भी मुलजिम हैं और इसमें जो भी पहलू हैं इन्वेस्टिगेशन के, उन सब के पीछे हम लोग लगे हुए थे। कई बार ऐसा हुआ कि ये टारगेट्स मिस हुए। असद और गुलाम लगातार साथ चल रहे थे। मैंने पहले भी आपको बताया था कि मेरठ में गुड्डू मुस्लिम हमसे मिस हुआ, फिर दिल्ली में असद और गुलाम मिस हुए। तो कई असफलताओं के बाद ये सफलता मिली है। इसने बहुत एसटीएफ को छकाया भी है और फाइनली हम सफल हुए, इस बात की खुशी है। जैसे थोड़ा सा अगर आप बता पाए, एफआईआर भी हुई है कि किस तरह से मुठभेड़ में मारा गया असद और गुलाम। कैसे आपको पता चला कि गांव में छुपा हुआ है, वहां से मोटरसाइकिल, बिना नंबर की मोटरसाइकिल से भाग रहा है। थोड़ा अगर डिटेल हमारे साथ शेयर कर पाए। ये डिटेल्स तो शेयर करना उचित नहीं होगा, लेकिन लगातार इनके पीछे एसटीएफ लगी हुई थी और फाइनली इनको झांसी में ट्रैक डाउन कर लिया हमारी टीम्स ने। और हम दो बहुत ही उम्दा क्वालिटी के ऑफिसर्स इस कार्य को अंजाम देने के लिए भेजे गए थे। इन्होंने विमल और नवेंदु ने बहुत ही बढ़िया काम किया और दे फाइनली मैनेज टू ट्रैक हिम डाउन एंड सराउंड हिम। आपने पहले जो फुटेजेस देखे हैं उसमें तो आपने बिल्कुल क्लियरली देखा है किस प्रकार से इन लोगों ने बड़े नृशंस तरीके से उमेश पाल के मर्डर को अंजाम दिया था। और साथ ही जो दो पुलिसकर्मी उसकी सुरक्षा में लगे थे, दोनों ऑटोमेटिक फायरआर्म से लैस थे, उनका भी मर्डर कर दिया था। और इनका कानून के सामने सबमिट करने का ना कोई इरादा था, ना इनकी आदत रही है। इन्होंने दोबारा पुलिस के पर फायर किया, लेकिन दिस टाइम दे केम सेकंड बेस्ट और मारे गए। जैसे अतीक अहमद को साबरमती जेल से लाया जा रहा था प्रयागराज, रास्ता करीब करीब वही था झांसी के आगे। तो जैसे कल जो डीजीपी है, स्पेशल डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि ऐसा कुछ आप लोग को जानकारी मिली थी कि हमला हो सकता है अतीक के काफिले पर, ये लोग छुड़ाने की कोशिश कर सकते हैं। नहीं, ये छुड़ाने की कोशिश कर सकते हैं, ये बात नहीं कही गई थी। ये कुछ इंसिडेंट क्रिएट कर सकते थे और वो इंसिडेंट पुनः इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को, पुलिस को, पूरे सिस्टम को बैकफुट पर डाल सकती थी। साथ ही कोर्ट में भी इन्हें ये एडवांटेज मिलता कि ये क्लेम कर सकते थे कि पुलिस जो है वो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की सुरक्षा में बिल्कुल ही नाकामयाब है और इसलिए पुलिस को कस्टोडियल इंट्रोगेशन करने की अनुमति नहीं मिले। तो ये इनके पुराने टैक्टिक्स रहे हैं। हर प्रकार के खेल ये गैंग्स खेलते रहे हैं और इसी प्रकार इन लोगों ने अभी तक कानून को इवेट किया है और वो उनकी कोशिश लगातार जारी रहती है। डिफरेंस ये है कि इस समय प्रशासन ज़्यादा सख्त है और इस प्रकार के जो टैक्टिक्स हैं उसको हम लोग भी समझ चुके हैं और एंड वी टेक काउंटर मेजर्स। जैसे असद की बात अगर हम करें कि जिस तरह से उमेश पाल को बिल्कुल बहुत प्लान तरीके से मारा गया, सब चीज तय थी कि कौन कहाँ से आएगा, कैसे बम चलेगा, कैसे गोली चलेगी। तो जो हत्या के बाद जो भागने का पूरा प्लान था, वो भी क्या बहुत अच्छी तरह प्लान कर रखा था। कितने शहरों में इस बीच असद का मूवमेंट आपको पता चला, कितने लोगों से वो कांटेक्ट में था, कि अतीक के गुर्गे अभी भी उसकी मदद कर रहे थे, उसके रिश्तेदार कर रहे थे, कुछ और लोग कर रहे थे, जो आप चीज हमारे साथ शेयर कर सकें। ये बिल्कुल सही बात है। ये इस गैंग ने हर चीज़ को अंत तक प्लान किया था। घटना के बाद इन्होंने अपना गेट अवे भी प्लान किया था, कहाँ इन्हें असेंबल होना है, कहाँ इन्हें पैसे मिलेंगे, उसके बाद फिर किन किन रूट से हर आदमी भागेगा। हर एक का अलग अलग रूट था। सबके लिए अलग अलग गाड़ियाँ थीं और ये सभी अपराधी अपने अपने डिसाइडेड तरीके से, प्री डिसाइडेड तरीके से भागे। उन्होंने प्री डिसाइडेड शेल्टर्स पे पहुँचे
वहाँ अगर उनको फाइनेंस की ज़रूरत थी, पैसों की ज़रूरत थी, वो भी उसका भी इंतज़ाम किया गया। और एक चीज़ इन्होंने इंश्योर किया कि दे वर ऑलवेज ऑन द रन, अपने ठिकाने लगातार बदलते रहे। कई ऐसे लोग जिन्होंने शेल्टर दिया था, उनसे पूछताछ हुई, उससे इनके मूवमेंट के पैटर्न्स की जानकारी मिली, किस प्रकार के प्रिकॉशंस ये ले रहे हैं उनकी भी जानकारी मिली। ये सभी जानकारियां जो प्राप्त हुई, दे वर इम्पोर्टेंट इन ट्रैकिंग देम डाउन। कुछ हुलिया भी बदलने की कोशिश की? नहीं, हुलिया तो बदलना संभव ही नहीं था। ये जरूर था कि टोपी लगा लेने से आसपास के सीसीटीवी कैमरे में चेहरे की फुटेज नहीं आती। और ये सब इन सब तरीकों का ये इस्तेमाल कर रहे थे। बट दे वर वेरी कॉन्फिडेंट कि जिन स्थानों पर वो छिप रहे हैं उसकी सूचना पुलिस को नहीं मिलेगी। जैसे जो टीम है जिसने ये एनकाउंटर किया, वो टीम कैसे सेलेक्ट की 12 लोगों की? क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल टास्क एक तरह से था यूपीएसटीएफ के लिए। तो टीम का सिलेक्शन कैसे किया कि कौन से लोग इस ऑपरेशन में लगाए जाएंगे? ये जो टीम्स हैं वो अपना अपना डेजिग्नेटेड टास्क और टारगेट्स को लगातार ट्रैक कर रही थी। और जो जिन टीम्स ने फाइनली टारगेट को ट्रैक किया, वही उन्हीं टीम्स ने इसको फाइनली अंजाम दिया। तो इसमें कोई अलग से सिलेक्शन प्रोसेस नहीं है। लेकिन एसटीएफ में जितने भी कर्मचारी हम लेते हैं, वो सभी वॉलंटियर्स होते हैं। और वॉलंटियर्स में भी हम ये देखते हैं कि उनकी क्षमता एसटीएफ में काम करने की है कि नहीं, उन्होंने पहले क्राइम के अगेंस्ट काम किया है या नहीं, उनका एप्टीट्यूड क्या है, उनकी टेक्निकल नॉलेज क्या है, ये सब देखने के बाद ही हम एसटीएफ में किसी को सिलेक्ट करते हैं। और यही कारण है कि एसटीएफ यूपी, जिसकी टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ 800 से भी कम है, की स्ट्रेंथ को हम कभी भी पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है थोड़ा ज़्यादा पिक एंड चूज़ वाला है। हम किसी भी आदमी को की काबिलियत को पूरा आंकने के बाद ही उसे सेलेक्ट करते हैं। और इसलिए हमें टीम्स को एक बार टास्क देने के बाद बहुत ज़्यादा मॉनिटर करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बहुत ज़्यादा डायरेक्शंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। दे वर्क ऑन ऑटो मोड। जैसे ये जो पूरा ऑपरेशन था, लोगों के मन में एक सवाल ये भी आता है कि जो उमेश पाल, जिस तरह से उमेश पाल की हत्या की गई, असद जो है वो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि वो असद है। बाकी शूटर साफ दिखाई दे रहे हैं। सरकार यहाँ पे बदल चुकी है 2017 से, और लगातार कार्रवाई भी हो रही है माफियाओं के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ। तो अतीक अहमद की कैसे हिम्मत पड़ी ये हत्या को अंजाम देने की? कभी कभी बुद्धि फिर जाती है, बुद्धि खराब हो जाती है, ये तो एक समस्या है ही। लेकिन दूसरी समस्या अतीक अहमद के साथ ये थी कि अब कई लोग इनके गैंग द्वारा किए गए कारस्तानियों पर सीधा सीधा कोर्ट में जाकर बयान दे रहे थे, कोर्ट में एज विटनेस खड़े हो रहे थे। और एक केस में तो अतीक अहमद को सज़ा हो ही गई। इसकी संभावना थी कि और भी कई केसेस में सज़ा हो जाती। तो अतीक के लिए उसके गैंग के लिए और उसके माफिया स्टेटस के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था। अगर उसको इतनी आसानी से लोग अगर एविडेंस देने चले गए, तो उसकी तो लगभग वजूद की लड़ाई हो गई थी। और यही कारण था कि इतने डेस्परेट तरीके से इस कार्य को अंजाम दिया गया। दूसरा इसका एस्पेक्ट ये है कि मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कृष्णानंद राय मर्डर केस का, कि उसमें 8 व्यक्ति मारे गए थे, जिसमें कृष्णानंद राय भी थे, उनके 2 गनर्स भी शामिल थे। उस घटना में AK-47 का इस्तेमाल हुआ था। AK-47 का कारतूस इतना पावरफुल होता है कि एक कारतूस काफ़ी होता है किसी एक व्यक्ति को के मर्डर के लिए। लेकिन वहाँ हर बॉडी में लगभग 100 कारतूस पंप किए गए थे। यानी ये एक मैसेज देने की कोशिश की गई थी, और उसका असर हुआ भी था। उस घटना ने एक तरह से मुख्तार अंसारी को यूपी के क्राइम वर्ल्ड का नंबर 1 to 10 बना दिया था। जैसा हम पहले अमिताभ बच्चन जी के बारे में कहा करते थे कि वो बॉलीवुड के नंबर 1 to 10 हुआ करते थे, कोई भी अन्य व्यक्ति 11वें से शुरू होता था। और पूरे उत्तर प्रदेश और बाहर भी उसकी क्राइम का शहंशाह बना दिया था। तो इस प्रकार की कोशिशें ये माफिया गैंग्स करते हैं। इस बार अंतर ये था कि ये महंगा पड़ गया।
तो अतीक की कोशिश भी यही थी कि 10 में वो रहे और 11वें नंबर के बाद कोई और माफिया आए। वो इतना तो प्रयास कर ही रहा था कि उसका वजूद फिर से कायम हो जाए और उसका गैंग जो है उसके खिलाफ कोई दोबारा एविडेंस देने की कोर्ट में हिम्मत ना करे। जैसे इतना आतंक कि उमेश पाल को इस तरह से जेल में रहते हुए मार दिया, साजिश रची वहां से, तो जैसे आपने जो टीम को लगाया इस काम में, या बाकी भी जो आरोपी हैं उनको पकड़ने में जो टीम लगी है, किसी तरह का डर उनके मन में, या उनकी कुछ आपको काउंसलिंग करनी पड़ती है कि अब डरने की जरूरत नहीं है, सब उनके पीछे है? एसटीएफ में ऐसे लोग चुने ही नहीं जाते जो डर जाएं। एक तो वो पार्ट है जो आपने मौके पे देखा होगा, जिस टीम ने फाइनली इस गैंग को घेर करके, इस ग्रुप को घेर करके और उनके साथ मुठभेड़ किया। इसके अलावा उससे कहीं बड़ी टीम बैकग्राउंड में टेक इनपुट्स पर, ह्यूमन इनपुट्स पर लगातार काम कर रही होती है। वो नेपथ्य में रहते हैं और उनकी उनके रोल्स को हाईलाइट हम लोग न कर पाते हैं, न किया जा सकता है, बट उनका रोल भी इक्वली इम्पोर्टेंट होता है। तो एसटीएफ एक टीम वर्क है, ये एक परिवार की तरह पूरा ऑर्गेनाइजेशन है। सभी लोग एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और इसी कारण से बड़े ही वेल कोऑर्डिनेटेड टीम्स के रूप में भी फील्ड में काम करते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि बहुत तरह की खबरें ऐसी आ रही कि अतीक अहमद जो है कोर्ट में रोया और उसने कहा कि उसकी वजह से बेटी की जान गई। तो अब आपको लग रहा है कि अतीक को समझ में आ रहा है कि उसने कितना बड़ा अपराध कर दिया, वो खुद से मान रहा है कि अपराध किया है उमेश पाल हत्या का? मैं इस फुटेज को मैंने देखा नहीं है कि उसने कहा कि उसकी वजह से गई, लेकिन अगर उसने ऐसा कहा है तो इट अमाउंट्स टू एन एडमिशन कि उसने ये घटना कराई है। हमारे पास और भी एविडेंसेस हैं कि उसने ये घटना कराई है और उसके दोनों भाई, ये दोनों भाई अतीक और अशरफ इसमें सीधे सीधे शामिल रहे हैं। इसके कई एविडेंसेस पुलिस के पास हैं और बाकी एविडेंसेस पुलिस कस्टोडियल रिमांड में इंट्रोगेशन के दौरान भी प्रयागराज पुलिस और उनकी जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो अवश्य कलेक्ट करेगी। अतीक को ये जरूर लग रहा होगा कि इस घटना का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस गलत हो गया। जैसे जो कस्टडी रिमांड ली, जो कोर्ट में कागज दिए, उसमें लिखा है कि जो दोनों भाई हैं, आईएसआई से उनका रिश्ते थे, पाकिस्तान से हथियार आ रहे थे। तो ये किस तरह के इनपुट आपको मिले हैं जो अभी तक जितना इन्वेस्टिगेशन हुआ है? आपने देखा होगा इनके पास से जो भी वेपन्स मिले हैं, राइट फ्रॉम द शूट आउट, जब घटना हुई थी उसकी सीसीटीवी फुटेज में भी देखा होगा कि इन्होंने बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वेपन्स का इस्तेमाल किया है। और कुछ दिनों पूर्व प्रयागराज पुलिस ने भी एक बड़े हथियार के जखीरे को बरामद किया था, साथ में 80 लाख रुपए कैश भी बरामद हुए थे। तो ये पूरा वेपन्स का जखीरा जो था ये सब फॉरेन मेड वेपन्स थे। कल भी घटनास्थल से 2 फॉरेन मेड वेपन्स जो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड काइंड के हैं वो बरामद हुए हैं। इसमें एक ब्रिटिश बुलडॉग रिवॉल्वर है जो एक बहुत ही अच्छा पॉकेटेबल और इजीली छुप जाने वाला रिवॉल्वर है, बहुत छोटे साइज़ का। और वॉल्थर P88 पिस्टल है जो यूरोपियन ऑरिजिन की एक बड़ी सोफिस्टिकेटेड वेपन मानी जाती है और यूरोप में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इस वेपन को इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार के वेपन्स जो हमारी जानकारी है कि पंजाब के बेस्ड कुछ आर्म्स स्मगलर्स इन्हें सप्लाई करते हैं, कुछ अन गैंग्स को भी ये स्मगलर सप्लाई करते हैं और ये सारे वेपन्स अक्रॉस द बॉर्डर स्मगल किए जाते हैं। कि किस तरह से स्मगलिंग होती है? क्या ड्रोन के माध्यम से पहले हथियार? तो ये मैनुअली या छोटे छोटे बोट्स के माध्यम से स्मगलिंग होती थी, लेकिन अब ड्रोन इतना पोटेंट मीडियम हो गया है कि ड्रोन का इस्तेमाल इन कार्यों के लिए बहुत हो रहा है। अच्छा, तो ड्रोन से पाकिस्तान से यहाँ लाए जा रहे हैं? जी हाँ, अब तो ड्रोन्स इतने पोटेंट हैं, इतने सस्ते हैं कि वो पिस्टल जैसी चीज़ों को उठाकर 15 किलोमीटर दूर एग्जैक्ट एक खास स्पॉट पर गिरा सकते हैं और इसमें कोई खतरा भी नहीं है, कोई लॉस का चांस भी नहीं है। ये ड्रोन 10 से 15 फीट ऊंचे उड़ेंगे और ये कहीं से रात में कोई डिटेक्ट भी नहीं कर पाएगा। सिर्फ उतनी ही आवाज़ होगी जैसी एक पास से एक मॉथ के गुजरने से होती है। तो इन्हें डिटेक्ट करना अत्यंत मुश्किल होता है और ये जो स्मगलर्स हैं और आईएसआई आदि भी बहुत
बड़े पैमाने पे से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बड़ी बात आप एक बता रहे हैं, लेकिन मन में एक सवाल आ रहा है कि 2017 से अतीक अहमद जेल में बंद है, अशरफ भी जेल में बंद है। 2017 के बाद से करीब 1400 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है अतीक उसके गुर्गों की, या जब्त हो गई है या गिरा दी गई बुलडोजर से। फिर पैसा कहाँ से आ रहा था ये सब हथियार खरीदने का? कि इनके पास संसाधनों की कमी नहीं है। कई वर्षों तक इन्होंने पूरे अंडरवर्ल्ड सिस्टम को रूल किया है। ये डिसाइड करते थे कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा। तो जो वो पैसा चारों तरफ अलग अलग जगह संभवतः देश के बाहर भी इन्वेस्टेड है, वो तो अपना रिटर्न दे ही रहा है। इसके अलावा बहुत सारे सफ़ेद पोश लोग हैं जो इनके पैसे को सरप्टिशियसली इन्वेस्ट कर रहे हैं और इन्हें रिटर्न दे रहे हैं। ऐसी भी जानकारी है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो इन्हें रंगदारी भी देते हैं। ये जानकारी हुई है कि अब ज़्यादातर रंगदारी माइनॉरिटी कम्युनिटी से ही मांगी जाती है, क्योंकि वो अभी शिकायत करने, ऐसी गैंग की उम्मीद है कि वो शिकायत करने नहीं जाएंगे। अच्छा, तो रंगदारी वसूलने का काम जेल से अभी जारी है? हाँ, ऐसी सूचना कुछ मिली है कि कुछ जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के बिल्डर्स हैं या व्यवसायी हैं, उनसे जेल से पैसा मांगा जाता रहा है। कुछ इसके प्रमाण भी हम लोगों के पास हैं। बॉम्बे, यहाँ तक कि बॉम्बे के एक बिल्डर से जो माइनॉरिटी कम्युनिटी का ही है, उससे 10 करोड़ रुपए मांगने का एक ऑडियो भी यूट्यूब पर है, जिसको आप देख भी सकते हैं। तो ये पूरी तरह से गैंग की एक्टिविटी बंद नहीं हुई थी, लेकिन ये ज़रूर है कि जिस ऑडेसिटी के साथ पहले ये ऑपरेट करते थे वो नहीं है, और अब आम जनमानस को इस गैंग की उपस्थिति का पता नहीं चलता। लेकिन 100% गैंग समाप्त हो गया हो या उसकी एक्टिविटी समाप्त हो गई हो, ये भी सही नहीं। जेल से कैसे काम चल रहा था, क्योंकि दोनों भाई जेल में हैं, जेल से मर्डर करा दिया, जेल से रंगदारी भी वसूली जा रही, तो जो सिस्टम है वो अभी भी उसमें कहीं ना कहीं कोई कमियां लग रही हैं। ये माफिया पूरे सिस्टम की कमियों को एक्सप्लॉइट करने के एक्सपर्ट्स हैं। यही कारण है कि ये सब अन्य अपराधियों से ज़्यादा सक्सेसफुल है, और यहाँ तक कि पॉलिटिकल लैंडस्केप में भी इन्होंने अच्छी जगह बना ली थी। सिस्टम के कमियों को एक्सप्लॉइट कर लेते हैं और उन्हीं लूपहोल्स को हम भरने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये चूहे बिल्ली का खेल है, बट अब हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही इन गैंग्स को अब बिल्कुल जड़ से समाप्त किया जाएगा, बिकॉज इनका प्रेजेंस भी नॉर्मल लाइफ को हैम्पर करता है। इन सभी को सजा हो जाए, क्योंकि कई केसेस हैं जो अब मैच्योर हो गए हैं, अब वो ट्रायल उनका समाप्त होने को है। इनकी सजा होने पर इनका मोरल ब्रेक हो जाएगा। साथ ही पब्लिक या जो लोग इनसे डरते हैं उनका डर भी समाप्त हो जाएगा। और इसी प्रकार के प्रयासों पर इस गैंग ने इतना विभत्स रिएक्शन दिया था, और फिर अब उसका खामियाजा भी झेल रहा है। अब जैसे बात करें एसटीएफ की, अब मई में 25 साल हो जाएंगे एसटीएफ को, यूपी एसटीएफ को, और आप बिल्कुल शुरू के दौर से यूपी एसटीएफ से जुड़े हैं। एसटीएफ का गठन हुआ था उसके पहले से ही आपको इसमें लगा दिया गया था। तो ये जो पूरा, जैसे पहले हम देखते थे पुराना जो आपका दफ्तर था एसटीएफ का महानगर में, बहुत ही छोटा सा दफ्तर था, 3-4 छोटे छोटे कमरे थे, वहां से ये पूरा ऑफिस चलता था। और अब आप आज यहाँ पहुंचे हैं कि देश में, पूरे देश में यूपी एसटीएफ की चर्चा हो रही है। तो ये जो पूरा सफर है इसमें, और जैसे आपने ददुआ का भी एनकाउंटर किया, तो ददुआ का एनकाउंटर या एसटीएफ के सफर के बारे में थोड़ा। ये एसटीएफ का गठन 1998 में हुआ था। उस समय मैं यूपी में आया भी नहीं था। ये जरूर है कि मेरे काडर ट्रांसफ़र का केस यूपी में चल रहा था, और उसकी पैरवी करने के लिए एक दिन मैं लखनऊ आया था, और उस शाम को मैं हजरतगंज में चहलकदमी कर रहा था, और अचानक ये खबर फैली कि श्री प्रकाश शुक्ला मारा गया। मैं किसी को भी जानता नहीं था वहाँ, मैं तो सिर्फ एक लोन टूरिस्ट की तरह वहाँ टहल रहा था, और ये बात दिस वॉज इन द एयर, और अचानक हजरतगंज में
दिवाली का माहौल हो गया, सारी सारी लाइट्स जलने लगी, कुछ ऐसा हुआ माहौल में विच वाज परसेप्टिबल टू अ पर्सन हु वाज अ कंप्लीट आउटसाइडर, जिसने कभी भी लखनऊ देखा नहीं था उसके पहले। बाद में जानकारी हुई कि यूपी एसटीएफ ने श्री प्रकाश शुक्ला को मार गिराया है। ये तो मेरा पहला जो सबसे पहला यूपी एसटीएफ का के साथ वर्चुअल कांटेक्ट था एक तरह से। 2007 में मैं पहली बार यूपी एसटीएफ में आया। तब तक यूपी एसटीएफ स्वयं ने बहुत नाम कमा चुकी थी, बड़े बड़े अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी थी। उस समय बहुत ही छोटा ऑर्गेनाइजेशन होता था और एक बहुत ही छोटे से घर से एक डिप्टी एसपी थे हरी सिंह, उनकी डेथ हो गई थी। उनके आवाज़ से ये ऑर्गेनाइजेशन चला करता था। लेकिन वो घर जो था, वो ऑफिस जो था, वो एसटीएफ के लिए बहुत लकी था। उस समय महीने में एक आध ऑपरेशन ही होते थे, लेकिन वो सभी ऑपरेशन ऐसे होते थे कि उनका इम्पैक्ट बहुत होता था। बड़े बड़े टेररिस्ट ग्रुप्स, बड़े बड़े माफिया ग्रुप्स, किडनैपिंग ग्रुप्स, उनके साथ मुठभेड़ या उनको पकड़ना या उनका मारा जाना। दूर दूर पूरे कंट्री में, कभी कलकत्ता, कभी बॉम्बे जाकर के एसटीएफ की टीम मुठभेड़ करके आती थी। और उस समय जो लोग थे उन्होंने एसटीएफ को नर्चर किया। कुछ ऐसे उस समय के लोग आज भी हमारे साथ हैं, कुछ लोग रिटायर हो गए, लेकिन उसके बाद भी हम उनको अपने साथ रखते हैं, क्योंकि उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं, उनकी जो नॉलेज है, वो आज भी हमको गाइड करती है। उसके बाद से काफ़ी लंबा सफ़र एसटीएफ ने तय किया है। हर प्रकार के इस प्रकार के ब्राउन कॉलर क्राइम ही नहीं, बहुत सारे वाइट कॉलर क्राइम्स पर भी एसटीएफ ने नज़र डाली और उनको जड़ से उखाड़ने की कोशिश की। पिछले कुछ वर्षों में आपने देखा होगा, पेट्रोल पंप्स से शॉर्ट सेलिंग हो रही थी, चिप्स, एक सर्टेन टाइप ऑफ चिप उनमें एम्बेड करके। वो जो स्कैम था, उसका जो हम लोगों ने वर्थ कैलकुलेट किया, वो लगभग 50,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का था। एसटीएफ के इंटरवेंशन से लगभग 200 मुकदमे कायम हुए अक्रॉस यूपी और ये समस्या पूरे देश से इराडिकेट हुई, क्योंकि सभी को इसकी जानकारी हो गई। राशन में भी जब गवर्नमेंट ने आधार कार्ड पर राशन देना शुरू किया और डिजिटाइजेशन का प्रयास हुआ रेशन के डिस्ट्रीब्यूशन में, जिससे कि आज का एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रेशंस का बन पाया है, उसमें भी घपला करने की कोशिश की गई। ई पॉस मशीन के साथ जो डेटा एसोसिएटेड था, उसको मैनिपुलेट करके रेशन की फर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का प्रयास किया गया और उसका भी खुलासा एसटीएफ ने किया। यहाँ फर्जी टीचर्स का पूरा एक रैकेट था, उसका भी खुलासा एसटीएफ ने किया। काफ़ी हजारों की संख्या में फर्जी टीचर्स को बेनकाब किया एसटीएफ ने, उनके खिलाफ मुकदमे लिखाए। दो समस्या अभी समाप्त नहीं हुई है, लेकिन काफ़ी हद तक एसटीएफ ने उसको हाईलाइट किया और उस पर कार्रवाई की। इसके अलावा भी जैसे यहाँ पेपर आउट करने वाले गैंग्स, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम के पेपर बड़ी संख्या में आउट होते थे, उन गैंग्स पर भी बहुत भारी संख्या में कार्रवाई हुई और कम से कम यूपी में अब ये मैनेज नहीं है। हमें ये जानकारी है कि आसपास के कुछ स्टेट्स में ये समस्या अभी भी है, उनमें कार्रवाई करने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन यहाँ से काफ़ी हद तक हम लोगों ने इस मैनेज को हटाया है। तो पूरी बुंदेलखंड में पूरी जो डकैती गैंग की समस्या थी, उसको समूल उसको एसटीएफ ने उखाड़ फेंका है। आज के दिन कोई भी गैंग वहाँ एक्टिव नहीं है और अब संभावना भी कम दिखती है, क्योंकि वहाँ उस एरिया में डेवलपमेंट काफ़ी हो चुका। अपॉर्चुनिटीज़ लोगों के पास पहले से ज़्यादा हो गई हैं, उन्हें डकैत बनने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ये जो इनकाउंटर की आप बात कर रहे हैं, तो जो ददुआ का इनकाउंटर आपने किया, उस समय बिहार में ददुआ रहता था, बहुत ज़बरदस्त आतंक था। उसका इनकाउंटर कैसे किया, कैसे प्लान किया, कैसे मारा गया ददुआ, और कितना मुश्किल था उस समय पूरा ऑपरेशन प्लान करना? वो ऑपरेशन अपने आप में एक बहुत ही यूनिक ऑपरेशन था। उसमें तो सबसे पहले जब मुझे उस काम के लिए भेजा गया, तो धीरे धीरे एक टीम जुटाई गई और
उस टीम में कई ऐसे ऑफिसर्स थे जो आज भी हमारे साथ हैं। जैसे हमारे डीआईजी, जो आज डीआईजी हैं, आनंद देव जी, वो उस समय एडिशनल एसपी थे, मैं एसएसपी था। और हमारे पास एक बहुत ही डेडिकेटेड ऑफिसर्स की टीम थी। कल के एनकाउंटर को लीड कर रहे विमल भी ठोकिया के ऑपरेशन में और उमर केवट के ऑपरेशन में शामिल थे। और इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था उन ऑपरेशंस में। इनफैक्ट उस पूरे ऑपरेशन को प्लान करने में ठोकिया और उमर केवट में विमल ने ही लीड लिया था। तो ये ददुआ के ऑपरेशन में उस समय की मोस्ट डेडिकेटेड टीम थी और उस समय के जो टेक्नोलॉजी उपलब्ध थी उसका मोस्ट इनोवेटिव यूज़ हुआ था। और एसटीएफ ने इस गैंग के बारे में सबसे पहले तो स्टडी किया कि ये गैंग के तौर तरीके क्या हैं, किस प्रकार से ददुआ सोचता है, कैसे हम उसकी सोच से आगे जा सकते हैं। और इसके साथ ही उन सभी ऑफिसर्स से बात हम लोगों ने किया था जिन्होंने इस ऑपरेशन को पहले किया था और फेल हो गए थे। तो उनसे इसलिए बात की गई कि क्या वो कारण थे जिसके कारण अच्छे से वेल प्लान्ड ऑपरेशंस फेल हुए। और यही कारण था कि फिर फाइनली हम सक्सेसफुल हुए। लक फैक्टर भी था क्योंकि ऑपरेशंस में कई स्टेप्स होते हैं। ददुआ वाले ऑपरेशन में भी बहुत सारे स्टेप्स थे और सभी स्टेप्स एक के बाद एक फ्लॉलेसली कंप्लीट हो जाए या सक्सेसफुल हो जाए, जिससे कि पूरा ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए, ये बहुत कम होता है। तो ददुआ वाज वन ऑफ दोज ऑपरेशंस जहां वी हैड द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज एंड वी प्लान्ड इट आउट एक्सट्रीमली वेल। एंड आई हैड अ टीम व्हिच वाज प्रॉब्ली द बेस्ट पॉसिबल ड्रीम काइंड ऑफ अ टीम। तो इस कारण से ये ऑपरेशन सफल हुआ था। तो जैसे ददुआ है, ठोकिया को भी मारा आप लोगों ने, कोई ऐसी वो एनकाउंटर की बात जो आप हमारे साथ शेयर कर सकें? देखिए, सक्सेस मिलता है तो फेलियर्स भी साथ होते हैं। जैसे सक्सेस जो है वो हाईलाइट होता है, फेलियर्स पीछे छुपे होते हैं। तो ददुआ के मारे जाने के दिन ही हमारी एक अन्य टीम ने ठोकिया के गैंग पे अटैक किया था और उसमें हमारा अटैक तो बहुत वेल प्लान्ड और वेल एग्जीक्यूटेड था, लेकिन विड्रॉल में गलती हो गई और हमारी टीम को ठोकिया ने एम्बुश कर दिया था। उसमें हमारे 5 बेस्ट ऑफ द कमांडोज, एक ड्राइवर और एक मुखबिर की डेथ हो गई थी। उसके बाद जिस एसटीएफ की टीम ने ददुआ को मारा था उसने अपने आप को और स्ट्रेंथन किया और भी लोगों को ऐड किया, जैसे विमल सिंह उसमें उस टीम में लिए गए। और काफ़ी मेहनत से, लगभग 1 साल की कठिन मेहनत से के बाद ठोकिया को मार गिराया। इनफैक्ट पहली ददुआ को मारे जाने के बाद इस टीम के जो टॉप मेंबर्स थे उन सबको ऑफर्स दिए गए कि उन्हें बेस्ट पोस्टिंग्स दी जाएंगी, लेकिन सभी ने इन पोस्टिंग्स को रिफ्यूज़ कर दिया। और इस टीम के बहुत सारे मेंबर्स ऐसे थे जिन्होंने मंदिरों में जाके कसम खाई थी कि वो जब तक ठोकिया को मार नहीं लेंगे तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। तो ऐसी टीम रेयर मिल पाती है एंड आई वाज अ प्राउड लीडर ऑफ दिस टीम। तो इस प्रकार के टीम को लीड करना स्वयं में एक बहुत ही सुखद एक्सपीरियंस है, एक बड़ा एनरिचिंग एक्सपीरियंस है। जैसे विकास दुबे का जो एनकाउंटर था उसकी बहुत चर्चा हुई। विकास दुबे तो एक फैनेटिक टाइप का आदमी था। न जाने उसके ऊपर कौन सा भूत सवार हो गया था कि उसने पुलिस के ऊपर हमला करके 8 पुलिसकर्मियों को मार डाला। उसके बाद जो टीम उसे उज्जैन से ले आ रही थी, उस टीम ने बताया कि जैसे जैसे पुलिस की गाड़ी कानपुर के करीब आ रही थी, इसका पूरा डिमिनर ही बदलता चला गया और इसके दोनों तरफ 2 ऑफिसर्स बैठे हुए थे जो कानपुर के पुलिस के थे और कानपुर पुलिस की ही गाड़ी में ये आ रहा था। तो इसने उन दोनों ऑफिसर्स को अपने हाथों के नीचे दबा दिया। ऑब्वियसली वो लोग टॉलरेट करते रहे क्योंकि उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करना था और they could not have harmed him. Any physical harm to him would have gone against them. और
जैसे ही ये इस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, ही टुक एन एंटायरली डिफरेंट, पुनः उसी मोड में आ गया कि वो फिर से पुलिस वालों को मार देगा। तो इस बार एसटीएफ की टीम्स एस्कॉर्ट कर रही थी कानपुर पुलिस की गाड़ी को, एंड ही वाज किल्ड। लेकिन वो अ, अचानक किस मोड में था, न जाने कौन सा भूत उसके ऊपर सवार था कि उसने इस प्रकार से घटना कर दी। जो मनबढ़ तो पहले से ही रहा है, उसकी हिस्ट्री रही है पुलिस पर अटैक करने की। बहुत सारी ऐसी जानकारी भी प्राप्त हुई थी कि किसी एसडीएम को पीट दिया, कभी कभी किसी सीओ को पीट दिया, इस तरह की घटना उसने की थी। लेकिन जो उसने फाइनली कर दिया वो तो इमेजिनेशन के ही बाहर था। से विकास दुबे का जब मुठभेड़ हुई और अब जब अतीक का बेटा असद मारा गया, गुलाम मारा गया, बहुत तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं मुठभेड़ को लेके। बहुत सारी पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो कह रही हैं फर्जी एनकाउंटर है, धर्म देख के एनकाउंटर किया जा रहा है, ध्यान भटकाने के लिए एनकाउंटर किया जा रहा है। तो तरह तरह के आरोप भी एसटीएफ पे लग रहे हैं। ये हम लोगों ने ऐसा तो है नहीं कि एसटीएफ ने पहली बार इनकाउंटर किया है। जिस दिन आपने ही इस बात को छेड़ा कि ददुआ का इनकाउंटर हुआ था, तो उस दिन मुझे ध्यान है कि रात में एक मुठभेड़ हुई छोटा पटेल गैंग से, जिसमें 4 छोटा पटेल गैंग के मेंबर्स मारे गए थे, जिसमें छोटा पटेल स्वयं भी शामिल था। काफ़ी अच्छी वेपन्स की रिकवरी भी हुई थी। उसके बाद फिर सुबह ददुआ गैंग मारा गया। उसी समय दूसरी तरफ एक ठोकिया गैंग से भी मुठभेड़ हुई। तो उस एक दिन में संभवतः 11 लोग मारे गए थे। उसमें कोई भी माइनॉरिटी कम्युनिटी का नहीं था। जिन लोगों ने ये घटना की, जो आपने इनको देखा कि ये किस तरह से मर्डर कर रहे हैं, उस पर भी किसी ने नहीं कहा कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों ने मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोगों की हत्या कर दी है। ये तो प्योर क्राइम था। और ये क्रिमिनल्स जिस तरह से घटना कर रहे थे, आप बहुत आसानी से देख सकती हैं उन सीसीटीवी फुटेजेस में कि किस प्रकार से इन्होंने और किस इम्प्यूनिटी के साथ, किस कॉन्फिडेंस के साथ इन्होंने 2 पुलिसकर्मियों को मारा। ऐसा मिसप्लेस्ड कॉन्फिडेंस होना भी किसी को भारी पड़ सकता है। और उसके बाद 48 दिन हो गए। अगर इनको कोर्ट के सामने सरेंडर करना होता तो ये कर चुके होते, अथवा इफ दे हैड टू सबमिट टू द लॉ दे वुड हैव डन इट। दे हैड मेनी ऑप्शंस। लेकिन इनका ऐसा कोई इरादा नहीं था, और जिस दिन ये घिर गए पुलिस से, उस दिन भी कोई इरादा नहीं था। यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि इनका क्या रिस्पॉन्स हुआ होगा और किस तरह के मन भड़िए हैं। बट दैट डे देयर लक हैड रन आउट। आपका जो पूरा सफर रहा पुलिस में, जो आप काम कर रहे हैं, बहुत सारे आतंकवादियों को भी आप लोगों ने एसटीएफ में पकड़ा, मारा, वो बात रह गई। सबसे ज्यादा आपको क्या लगता है बड़ी कामयाबी आप किसको मानते हैं, और जो आतंकवादियों के खिलाफ जो एसटीएफ की तरफ से कार्रवाई की गई? जो आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई होती थी उसके उसके बारे में हम जनरली बात नहीं करते। बट दोज ऑपरेशंस वर मच बिगर देन अदर ऑपरेशंस ऑफ द एसटीएफ। उनकी बहुत ही डीप प्लानिंग होती थी, उसमें कई एजेंसीज इन्वॉल्व होती थी, सिस्टर एजेंसीज लगती थी, और सबके कोऑर्डिनेशन से और ये कार्रवाइयाँ होती थी। दे वर ऑल एक्सट्रीमली ब्रिलियंट ऑपरेशंस। उनसे हम लोगों को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता था, बाकी एजेंसीज के काम करने के तरीकों को भी सीखने का मौका मिलता था। उससे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को एनरिच करते थे। आपको ध्यान होगा उस समय पहले आईएम, जब आईएम का नाम क्रिस्टलाइज नहीं हुआ था, तब कोर्ट में धमाके हुए थे 2007 में। वो उसी ग्रुप का काम था। उस ग्रुप को एक हुजी का आतंकवादी के माध्यम से, जिसका नाम अमानुल्लाह मंडल और बाबू भाई था, उसने आरडीएक्स सप्लाई की थी। आरडीएक्स को रिसीव करने के लिए उसके पास फ़ोन आया। उस समय अमानुल्लाह मंडल ऑलरेडी हमारी कस्टडी में आ चुका था। जिस व्यक्ति ने फ़ोन किया था, बाद में ये जानकारी हुई कि वो आतिफ अमीन था, जिसको ये आरडीएक्स का कंसाइनमेंट रिसीव करना था। लेकिन वो फिर उसने कुछ सेंस कर लिया और वो हमारे ड्रगनेट से बाहर निकल गया। तो ये हुजी कम आईएम के गैंग पर भी काफ़ी कार्रवाई हुई। इसके पहले लश्कर तोयबा के भी गैंग्स पकड़े गए। इनफैक्ट एसटीएफ द्वारा पकड़े गए 2 आतंकवादी जो लश्कर तोयबा के थे, वो
यहाँ जुडिशल कस्टडी से भागने में फरार भी हो गए थे और बाद में उनका लोकेशन पीओके में एलईटी कैंप में जानकारी हुई थी। जैश ए मोहम्मद के भी आतंकवादी यहाँ पकड़े गए, खास करके ऐसे ग्रुप्स थे जो बहुत ही खतरनाक इरादों के साथ आए थे, but we had hopelessly penetrated them. There was no hope of them succeeding. Those modules were hopelessly penetrated. तो इन ये ऑपरेशंस बहुत ही सोफिस्टिकेटेड थे, बहुत ही अच्छे थे, लेकिन फिर उनके बारे में इससे ज़्यादा बात नहीं की जाती। अब जैसे असद मार गिराया गया है, गुलाम भी मुठभेड़ में मारा गया है, लेकिन जो उमेश पाल की हत्या के बाकी आरोपी हैं, चाहे अतीक की पत्नी शाइस्ता हो, गुड्डू मुस्लिम हो, इन सबको पकड़ने के लिए अब एसटीएफ क्या कर रही है? ये एसटीएफ की टीम्स तो लगातार काम कर रही हैं यहाँ। दिस इज़ वन ऑफ द फ्यू ऑपरेशंस जहाँ एसटीएफ ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। सभी टीम्स यही काम कर रही हैं। इसके पहले जो मुझे जो जानकारी है कि इसके पहले ऐसा सिर्फ आरजेबी अटैक में ही हुआ था, जब एसटीएफ ने अपनी पूरी ताकत एक खास ऑपरेशन में लगा दी। वो भी आतंकवादी अटैक, आतंकवादी घटना थी। तो अभी इसमें ये एक ऐसा केस है जिसमें एसटीएफ ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है, सभी टीम्स को लगा रखा है, और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जो भी इस केस में अभी फरार हैं वो सभी दे आर ऑल ब्रॉट टू जस्टिस एज सून एज पॉसिबल। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने का, इतना टाइम देने का। नमस्कार। तो ये अमिताभ यश ने बहुत तरह की बात बताई। यूपी एसटीएफ सिर्फ मुठभेड़ नहीं करती, और भी बहुत सारे काम करती है, उसका भी डिटेल आपने बताया। और जो उमेश पाल की हत्या है, जो बाकी आरोपी फरार हैं, उनके तलाश में किस तरह से यूपी एसटीएफ अभी लगी हुई है, ये भी आपने बहुत डिटेल में बताया।